वेलकम मैम स्पोकन क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है इन स्पोकन क्लासेस में। आज थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि बड़ी मज़ेदार चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज वो बहुत आसान होने वाली है। आज वो बहुत ही आसान होने वाली है। एक ऐसा चैप्टर जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जितने भी आप एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ PSC या स्टेट PCS। अभी अगर आपने इस साल दिया है उत्तर प्रदेश स्टेट PCS में, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, व्हाइट एलिफेंट, और उसका ऑप्शन पूछ रहा था कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि बताइए इसमें से कौन सा सही मीनिंग है। तो व्हाइट एलिफेंट, अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप नहीं जान रहे हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, और भले आप अंग्रेजी के आता है, भले आप एक्सपर्ट इन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं, आपको कमांड है इंग्लिश पे, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है तो व्हाइट मतलब सफ़ेद और एलिफेंट मैंने हाथी, सफ़ेद हाथी, इसका क्या अर्थ निकलेगा? व्हाइट हॉर्स? बिल्कुल नहीं। व्हाइट एलिफेंट का मतलब ही होता है कि बहुत खर्चीला, जिसके लिए देख रेख, जिसका खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो। अच्छा ये बताइए, व्हाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? अगर पता नहीं है या पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए। और ऐसे कोई इडियम्स एंड फ्रेजेज जो आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने आया हो और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वो लिख कर मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए कि सर इसका कोई ईजी वे बताइए, ताकि मुझे भी याद हो सके। मैं बताऊंगा आपको उसका ट्रिक जो तुरंत याद हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इतना सुंदर ट्रिक है, इतना सुंदर ट्रिक है। अभी तो शुरुआत है, केवल मैंने 30 से उठाया है, और 30 के 30 इसी वीडियो में अगले आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। ओके गाइज, तो अगर सच में आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर। एडियम्स, एडियम्स होते क्या है? इडियम्स होते क्या है? पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज इडियम्स। इडियम्स क्या होता है? इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इडियम एक शब्दों का समूह है विच हैव डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम द डिफरेंट वर्ड। इसके शब्द जो होते हैं उससे मीनिंग हटके होती है। जैसा लिखा जाता है उसका अर्थ हम नहीं निकाल, जैसे व्हाइट एलिफेंट मैंने बताया ना, तो सफेद हाथी नहीं निकाल सकते। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि बहुत खर्चीला, बहुत खर्चीला। अब इसी का वाक्य प्रयोग करना था, वेरी कॉस्टली, इसका दूसरी मीनिंग लिखेंगे और इसका अपने सेंटेंसेस में यूज करना होता है, तो उसकी मीनिंग बतानी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इतने जो 30 मैंने लिखा है आपको यूं याद हो जाएंगे। देखिए आप, एट 6 एंड 7। अब 6 मीन्स 6 होते हैं, 7 7 होते हैं। 6 है 7 है, ये कौन सी बात है? 6 है 7 है, ये कौन सी बात है? अरे 6 तो 6 रखो, 7 है 7 रखो, दोनों इक्वल रखो। 6 इधर है 7 उधर है, मतलब बेकार है यार, इधर उधर है, डिसऑर्डर, यानी क्रम में नहीं है, बिखरा हुआ है, तितर बितर है। बस यही तो बताना है। एट 6 एंड 7 मीन्स होता है तितर बितर, इधर उधर। माई बुक्स आर एट 6 एंड 7 इन माई टेबल। मेरी किताबें मेरे मेज पे क्या है? बिखरी हुई है। क्लियर हो ना? 6 एंड 7 इधर है उधर है, मतलब बिखरा हुआ है। क्लियर हो रहा है ना सामान? बहुत अच्छा। ये देखो, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल, फ्यूल माने एनर्जी, ईंधन डालते हैं ना हम। जैसे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, तो पेट्रोल भरने जाते हो ना, तो फ्यूल बॉक्स होता है जिसमें ईंधन डाला जाता है। फ्यूल मतलब ईंधन, यानी एनर्जी देने वाली चीज। और फायर माने आग। अब आग है, उसमें पेट्रोल डालो तो और भभक उठाएगी। जो बात शांत हो रही है उसमें तुम और आग दे रहे हो। तो एड फ्यूल टू फायर मतलब होता है कि वह मामला जो शांत हो रहा है, अब आग में घी का काम करना, आग में घी का काम करना। तो है ना कमाल का, लिखा कुछ और, अर्थ क्या निकला कि मामला शांत हो रहा था, कि तुम उसको और कुरेद रहे हो और हवा दे रहे हो। एड फ्यूल टू फायर मतलब आग में घी का काम करना। आल माने पूरा होता है, आल माने पूरा होता है। सन्ड्री माने सब, सन्ड्री माने सब, प्रत्येक। आल माने सब, सबको पता है। आल इन ऑल एक और भी हमारा इडियम्स होता है, सर्विस सर्व, आल इन ऑल। तो आल माने सभी होता है, और सन्ड्री, सन्ड्री मतलब होता है कि जो भी है समान, यानी सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेदभाव। जैसे आई एम इन्वाइटेड बाय हिज फादर, नॉट ओनली आई एंड होल माय फ्रेंड्स, विदाउट ऑल एंड सन्ड्री, मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको बुला लिया गया। समझ आ रही बात? बिना किसी भेदभाव के, ऑल एंड सन्ड्री। यहां देखें, एन एप्पल ऑफ बिस्कट, एक एप्पल है, एक ही एप्पल है, बच्चे 3 4 हैं, तो बांटना जायज से बात, झगड़ा होगा। एक ही है ना, 4 होते 4 को दे देता मैं, एक ही सेव है, 4 बच्चे, किसको किसको दूंगा? एन एप्पल, एक ही सेव है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? उन बच्चों में झगड़े का कारण होगा। तो जाहिर सी बात है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, डिस्कार्ड में झगड़े का कारण हुआ। एक ही सेव है, ज्यादा बांटना है तो झगड़ा होगा ही। या दूसरी ले लें उसका, अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन माने हड्डी। अब एक कुत्ता होता तो एक हड्डी दे देते, अब एक ही कुत्ता है, 4 कुत्ते हैं और एक ही हड्डी है। 4 कुत्ते हैं, एक ही हड्डी है, तो जाहिर से तो लड़ेंगे ही, लड़ेंगे ना।
तो अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन में झगड़ा या कारण, झगड़े का कारण, तो हड्डी ही झगड़े का कारण है। अ बोन ऑफ कंटेंशन अर्थात मतलब क्या हुआ, झगड़े का मूल वजह। जैसे कश्मीर, कश्मीर इज द अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ आई बात? कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान में झगड़े के कारण है। अ बोन ऑफ कंटेंशन या एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये देखें आप, ए डैगर ड्रॉन, डैगर माने होता है खंजर, यार कहते हैं खंजर निकालते हैं, डैगर माने खंजर, और ड्रॉ माने खींचना। खंजर निकल गई, खंजर बाहर निकल गई, तलवारें बाहर आ गई, जाहिर सी बात है झगड़ा होने वाला है, घोर शत्रुता है, बहुत ज्यादा दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है। ए डैगर ड्रॉन, ए डैगर ड्रॉन, डैगर माने खंजर, और ड्रॉन माने अब होता है ड्रॉ ए लाइन, तो ड्रॉ माने खींचना, यानी खंजर खींच लिया गया। तो क्या हुआ, घोर शत्रुता हो गई, बहुत ज्यादा दुश्मनी है। ठीक है, समझ आ रही ना, वेरी गुड। अब ये देखें, एन एपल्स ऑफ वन साइज, यहां भी एक एप्पल आया है, करे एक सेव वन साइज, माने आंखों का एक सेव, आंखों का एक सेव। भाई दो आंखें दो सेव करो ना, एक ही सेव खाने लोग बैठे हो, नहीं, तो इसका मतलब होता है कि आंखों का एक ही सेव है, मतलब आंखों का तारा है, मतलब माँ बाप का इकलौता है। समझ रहे ना, क्लियर हो रहा है? देखें आपसे, एन एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी किसी की आंखों का तारा। मोहन इज एन एप्पल्स ऑफ हर हिज मदर्स आइज, माँ, मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, अर्थात इकलौता है। यहां देखें, एट एन आर्म्स लेंथ, अब ये आप सोचो तो कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, एट एन आर्म्स लेंथ, लेकिन ये क्या बता रहा हूं मैं, ट्री बता रहा हूं। आर्म माने भुजाएं, आर्म माने भुजाएं, और लेंथ माने लंबाई, भुजाओं की लंबाई इतनी तो है, भुजाओं की लंबाई इतनी तो है, वेरी नियर, वेरी, बहुत पास है, बहुत करीब, वेरी क्लोज, बहुत करीब है। तो कितना क्या सीखा हमने, एट एन आर्म्स लेंथ माने बहुत नजदीक। अरे आर्म माने भुजा सबको पता है, बाहें होती हैं, लेंथ माने लंबाई, बाहों की लंबाई इतनी तो है, बहुत पास में, वेरी नियर, बहुत करीब है। क्लियर? ओके। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्सी टू ग्राइंड, और एक्स माने कुल्हाड़ी होती है, एक्स माने कुल्हाड़ी होती है, और ग्राइंड माने पीसना, ग्राइंड मीन्स पीसना, कुल्हाड़ी पीसना, यानी कि अपने मतलब का काम करना, सबसे मतलब नहीं रखना, बस अपना काम है, अपने से काम करना, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना, डू योर ओन वर्क, हमें किसी और से मतलब नहीं है। वो कहावत नहीं कहते कि अपने काम से मतलब रखो, दुनिया क्या कर रही है। तो नेक्स्ट टू ग्राइंड मीन्स होता है कि एक्स कुल्हाड़ी जानते हैं ना, काटते हैं, ग्राइंड पीसना, एंड एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना काम निकालना, अपने काम से मतलब रखो, स्वार्थ करना, अपना स्वार्थ को सिद्ध करना। ये देखेंगे, एट द 11th आवर, भाई 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे में आ जाओ, 9 घंटे में आ जाओ, 10 घंटे में आ जाओ, बस उससे ज्यादा नहीं, 10 घंटे तक लिमिट है, 1 to 10, 1 to 10। 11वें में आ रहे हो, अंतिम में आ रहे हो, खत्म, 10वीं तक है, 11वां नहीं है, 10वीं तक होना है, और आप क्या कर रहे हो, अरे नहीं भैया, एट द 11th आवर, यानी आखिरी समय में, 10वीं तक लिमिट था, 10 खत्म, आप 11th में, 11वें में आए, यानी आखिरी सांस, अंतिम समय, आखिरी सांसें लेना, अंतिम समय आना, एट 11th आवर। क्लियर हो रहा ना, बिल्कुल ऐसे आसान ट्रिक है। अब देखें, एट स्टोन थ्रो, हमने बचपन में बहुत किया, आपने भी किया होगा बहुत, स्टोन माने पत्थर लिए मार दिया। अच्छा, किसको मारते हैं? हाँ जी, जो चीज बहुत करीब होती है उसको मारते हैं, आम है बहुत करीब हो तभी नहीं मारते, अब भी दूर का आम कहाँ देखेंगे, कहाँ मारेंगे, तो एट स्टोन थ्रो मतलब वेरी क्लोज, जो बहुत नजदीक होता है उसको मारते हैं, एट स्टोन थ्रो, स्टोन माने पत्थर, थ्रो किसको मारेंगे, सामने हो तभी मारोगे, यानी करीब है तो आपके, एट स्टोन थ्रो माने बहुत करीब। क्लियर? ये देखें गजब की चीज है, एट रैंडम, इसको हमारे अपने जैसे रूरल एरियाज में देहातों में अटंडम बोल देते हैं, क्या गजब का लोग बनावटी में नहीं बनते हैं, अटंडम, देखिए ATRANDOM, लेकिन ये है एट रैंडम। क्या है? एट रैंडम मतलब कभी कभी, एट रैंडम मतलब कभी कभी, हमेशा नहीं, मतलब सडनली अचानक से या कभी कभी वो आता है, उसको बोलते हैं एट रैंडम, नाउ एंड देन, कभी कभी, नाउ एंड देन, कभी कभी, एट रैंडम। और बिल्कुल वो बोलचाल की भाषा होती है देहातों में कि एट रैंडम में हम आपके यहाँ आ गए, अटेंडम मतलब नहीं, वो बोलना चाहते हैं एट रैंडम। ओके। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, भाई साहब ग्रीक भाषा सीखना बहुत मुश्किल काम होता है, और लैटिन बाप रे बाप, तो केमिस्ट्री में दिमाग खराब कर देता है। तो ग्रीक है, लैटिन है, कह रहा कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन है, सारी जटिल चीजें, ऑल ग्रीक और टफ हो गया, लैटिन भी आ गया, यानी बहुत कठिन चीजें,
हार्ड, बहुत हार्ड चीज़ें। और ग्रीक एंड लैटिन माने बहुत टफ, बहुत कठिन चीज़ें। क्लियर है ना भाई? सही बात है। आपको लैटिन आती है? नहीं आती? ग्रीक आती है? नहीं आती है भाई, टफ तो है ही है। ओके। और लाफिंग स्टॉक, लाफ माने हंसना, सबको पता है। लाफ्टर चैलेंजेस चलते हैं, बहुत सारे शो चलते हैं, तो लाफ माने हंसना, और स्टॉक माने भंडार। जहाँ हंसने का भंडारी हो यानी हंसी का पात्र, जो हंसने का भंडारी हो, जिसको जिसके कारनामे जिसको देखकर हंसी ही हंसी आती है, स्टॉक माने भंडार भरा है उसका हंसी का, तो हो गया ना कि लाफिंग स्टॉक यानी हंसी का पात्र। बहुत से लोग ऐसे बन जाते हैं, वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। एक एट होम इन। अब एट माने पर होता है, एट माने पर होता है जब किसी चीज के बराबर होते हैं, और इन माने में होता है। जिस दिन मैं आपको सिंटेक्स पढ़ाऊंगा और यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, उसमें बताया जाएगा कि वह घर पे है, वह घर पे है। इसका आप ट्रांसलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में बताओ, वह घर पे है। और आप बताएंगे कि ही इज इन होम, और जब यह बात अमेरिका में आएगी, ब्रिटिश अंग्रेजी में आएगी, तो ही इज एट होम। समझ आ रहा है? कन्फ्यूजन हो रही ना सर, ऐसे कैसे? जब ये चीज़ हम अमेरिकन में ले जाते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो दोनों में इन और एट का अंतर आ जाता है। हमारे यहाँ लोग कभी कभी एट बोल देते हैं, ही इज एट होम, वो घर पे है, ही इज इन होम। अब ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? एट माने पर, होम माने घर, इन माने अंदर। यानी एट माने पर, घर के बाहर भी है, घर के अंदर भी है, अंदर बाहर सबकी खबर रखता है। मतलब क्या है? अरे भाई बड़ा चालाक है। समझ आ रही है? बहुत निपुण है। तो एट होम इन माने क्या होता है? निपुण, एक्सपर्ट। आई एम एट होम इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में निपुण हूं। समझ आ रही है ना? एट होम इन माने निपुण। कैसे पता चला? एट माने पर यानी बाहर भी है, इन अंदर भी, अंदर बाहर सब जानता है। यानी वह अंग्रेजी का या किसी भी भाषा का आप बता सकते हैं कि मैं उसका निपुण हूं। क्लियर? समझ आ रही? मैं बोलते जा रहा हूं, आप बोलते जाइएगा। आप देखेंगे आप एट 6 and 7 तितर बितर, इधर उधर। एट फ्यूल टू फायर, आग में घी का काम करना। ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के। एन एप्पल आर डिस्कर्ड, झगड़े का मूल कारण। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का मूल कारण। अ ड्रैगन ड्राउन, खुली शत्रुता, खुली शत्रुता, खुलेआम लड़ाई करना। ओके, यहां देखेंगे एट एन एप्पल ऑफ वन साइड, किसी की आंखों का तारा होना। एट 11th, एट एन आर्म्स लेंथ यानी बहुत करीब। एन एक्सटी टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एट द 11th आवर, अंतिम समय पर। एट स्टोन थ्रो, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक। एट स्टोन थ्रो हो गया। एट रैंडम माने अचानक से, कभी कभी। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, बहुत टफ, बहुत कठिन। और लाफिंग स्टॉक माने हंसी का पात्र। एट होम इन माने निपुण। क्लियर? ये 15 क्लियर हो रहा है? अब इन 15 देखते हैं। 16, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अभी कुछ दिन पहले टीवी पे ऐड आ रहा था रिन का, और उसमें विज्ञापन में एक नायिका है, वो बोलती है एक फॉरेनर से कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बहुत बड़ी बात है। किसी आदमी को उसके बाहरी रूपरेखा से नहीं, उसके अंदर के जज्बे से पहचानो। और ये आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। जब भी कोई आपको इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, बहुत सारे विलेजर्स को लोग ऐसे होता है, तुम गांव के हो या तुम इस छोटे शहर के हो, तुम बॉम्बे दिल्ली के नहीं हो, लेकिन तब हम कह सकते हैं, अगर टैलेंटेड हैं तो हम कह सकते हैं। जैसे दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में लोग उसको जज नहीं कर रहे थे, उसको बाहर ही देख कर जज कर रहे थे। जैसे ये देखें, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी किसी को उसके बाहरी दिखावे से कवर मत करो, अंदर से उसको देखो, अंदर से उसके वैल्यू को समझो। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत यूज में चल रहा है। आउट ऑफ वर्क, जी बिल्कुल, बहुत खतरनाक है, ये दिल को छू गया वो शब्द, आउट ऑफ वर्क। मतलब जब से ये कोविड का एपिडेमिक आया है, तब से बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? आउट ऑफ वर्क हो गए हैं, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, सब लोग अनएम्प्लॉय हो गए हैं, सब लोग बेरोजगार हुए हैं, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। इस ऑनलाइन का सहारा लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस को शुरू किया, हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प कर रही है। तो आउट ऑफ वर्क, इसको हम बहुत सारे बोल सकते हैं। आउट ऑफ पॉकेट, पैसे नहीं है मेरे। आउट ऑफ सिटी, शहर से बाहर है। ठीक है, समझे ना? आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब जहाँ क्षेत्र में आप रहते हो उससे बाहर है। बहुत ज़्यादा हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आउट ऑफ वर्क माने बेकार है, बेरोजगार है। समझ आ रहे हैं ना? आउट ऑफ वर्क, वर्क माने काम, आउट माने बाहर, काम से बाहर है, यानी काम नहीं कर रहा, मतलब क्या है? खाली है, बेकार है। क्लियर हो रहा है? ओके। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, क्या बात है। एक हॉलीवुड मूवी आई थी, थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। और वेस्टर्न में, अमेरिकन कंट्रीज की बात करें या यूरोप कंट्रीज की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं कि थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे टुडे, थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे, शुक्र है फ्राइडे आ गया। क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है? फ्राइडे आ गया, जुमा आ गया,
जुमा का दिन है, हाँ जी जुमा है, लेकिन बात को समझिए। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे का मतलब होता है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे का मतलब होता है कि आप बहुत काम कर रहे थे, यू आर वर्किंग हार्ड, और अचानक से जैसे लगता है कि हाँ भाई अब फ्राइडे है, अब सैटरडे, कल से वीकेंड शुरू होगा, कल से खुशियाँ छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, काम से मुक्ति मिलेगा। जब काम खत्म और टफ काम हो और जब वो खत्म होने वाला हो, तब बोला जाता है कि थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। आफ्टर लॉन्ग हार्ड वर्क, एक लंबी हार्ड वर्क के बाद जब लगे काम खत्म होने वाला है, तो हम बोल सकते हैं थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। ब्लाइंड डेट काफी मॉडर्न वर्ड है ये, आप थोड़ा सा देखेंगे। ब्लाइंड डेट माने होता है कि ब्लाइंड माने अंधा होता है, ब्लाइंड माने अंधा होता है, डेट माने तारीख, अंधा तारीख, ये कौन सा है? कोई अंधा तारीख है? नहीं ना। तो ब्लाइंड डेट मतलब होता है कि व्हेन टू पर्सन, मेल एंड फीमेल, जब वो किसी ऐसे अनजान जगह, जब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं और एक डेट पे मिलते हैं, एक दिन वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड डेट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लाइंड डेट। डेट तो पता है आपको, डेट एंड डेटिंग पता है, लेकिन ब्लाइंड डेट क्या होती है? जब किसी से हम डिस्क फिक्स करें जिसको हम अच्छी तरह से देखे ही ना हो, जाने ही ना हो, ठीक है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम अचानक से मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ये देखें, डाउन टू अर्थ, डाउन माने नीचे, डाउन माने नीचे, अर्थ माने धरती, यानी एकदम बेस पे है, यानी जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। महेंद्र सिंह धोनी डाउन टू अर्थ हैं, काफी वो संवेदनशील रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो डाउन टू अर्थ मतलब होता है बिल्कुल गंभीर, बिल्कुल सीरियस, संवेदनशील, सबसे मिलनसार, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, उसको बोलते हैं डाउन टू अर्थ। और ये होना चाहिए, वी शुड बी डाउन टू अर्थ, हम सबको डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और ये जो डाउन टू अर्थ, रतन टाटा जी हमारे बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ हैं। इतना कुछ उन्होंने अपमान भी सहा, लेकिन आज वो टाटास को लेकर इतना ऊपर आ रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं, फोर्ड जैसी कंपनी को चैलेंज दे रहे हैं, है बहुत बड़ी बात है। सलूट रतन टाटा को। और यहाँ देखें, डाउन टू अर्थ, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी माने उत्सुकता होता है, क्यूरियोसिटी माने उत्सुकता, बहुत अच्छी चीज है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, उत्सुकता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज्यादा ना हो जाए। हेस्ट मेक वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, कहीं ये कहावत ना आ जाए। ठीक है ना? क्या क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, माने जल्दी करोगे आप, क्यूरियोसिटी किल्ड माने मार द कैट माने बिल्ली को। अब जल्दीबाजी करो, जाहिर बात बिल्ली मर जाएगी, और बिल्ली मारना पाप है। जीसस हेल्प अस। तो अब क्या मतलब हुआ? क्यूरियोसिटी किल द कैट, मतलब होता है कि जल्दी से काम करोगे, जल्दीबाजी में कोई काम करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। जल्दीबाजी से कोई काम करोगे, जल्दी जल्दी में कोई काम, हड़बड़ी में आओगे ना, तो काम क्या होगा? खराब हो जाएगा। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मतलब क्या हुआ? जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाएगा। क्लियर? ओके। अब यहाँ देखिए, बैग, झोला लेके पढ़ने जाते हैं ना, बैग झोला, ठीक, झोला ले लो, बैग है, सामान भी ले लो, कुछ बचा नहीं ना? नहीं ना, कुछ नहीं बचा है, ले आओ, बोरा बीरिए, बोरा बिस्तर सब लेके चलो। मतलब बैग एंड बैगेज मैंने बोरिया बिस्तर के साथ, यानी सारा जितना मेरा सामान था सब लेकर हम चले। जैसे ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज, अंग्रेजों ने भारत से क्या हो गया? बोरिया बिस्तर के साथ चले गए। बैग एंड बैगेज, बैग भी उठाया, जितना सामान था सब लेके चले गया, यानी पूरे सामान के साथ, बोरिया बिस्तर के साथ। अब बीट अबाउट द बुश, बीट माने पीटना, बीट मीन्स पीटना, अबाउट द बुश माने झाड़ होती है, अब झाड़ है, उसमें कुछ नहीं है, केवल पत्ते हैं, कितना पीटोगे, क्या निकलेगा? अरे पॉइंट पे आओ। तो किसी बात को, इसका मतलब, अब इसका मतलब देखो, ये तो आपने निकाला ना, बीट अबाउट द बस। तो ट्रिक क्या है कि किसी बात को सही से कहो, घुमा फिरा के मत कहो, फालतू में इधर उधर बकवास मत करो, पॉइंट पे, पॉइंट टू पॉइंट। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की मत बात करो, कम टू द पॉइंट। ये देखो, बीट अबाउट द बुश, यानी अब झाड़ को पीटने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। यहाँ देखें, बाय हुक, हुक माने हंसिया, हुक मीन्स, अरे सीमेंट की बोरी हो, खाद की बोरी हो, उस पर लिखा होता है नो यूज हुक, हुक का प्रयोग न करें, हंसिए का प्रयोग न करें। और क्रुक, क्रुक फिल्म आई थी इमरान हाशमी, आपके फेवरेट एक्टर की, क्रुक माने बेईमान। तो बाय हुक या बाय क्रुक, यानी हंसिया यानी हथियार। इससे नहीं मानोगे तो अंदर अंदर काट डालेंगे, यानी किसी भी तरह से, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे, बाय हुक या बाय क्रुक, किसी भी तरह से तुमको मना के रखेंगे, किसी भी तरह से ये चीजें अपना के रखेंगे, उसे बोलते हैं बाय हुक या बाय क्रुक। और इसको कहते हैं, जैसे अचानक नहीं, किसी बात, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे। तो हुक माने हंसिया, हथियार, और क्रुक बेईमानी, चाल चली से, गलत तरीके से।
तो दोनों को जब मिलाएंगे तो बाय हुक या बाय क्रू यानी किसी भी तरह से किसी चीज को प्राप्त करना है किसी भी कीमत पे, है ना कमाल ट्रिक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाय फिट्स एंड स्टार, बाय फिट नहीं कहते हैं, फिट है बॉस, अच्छा एक बार कहते हैं ना फिट है बॉस, तो फिट जो चीज बिल्कुल सही हो, फिट एंड और कह रहा स्टार्ट्स यानी शुरुआत से ही, बिगिनिंग से ही, स्टार्ट से ही किसी काम को करते जाना, बाय फिट एंड स्टार्ट यानी सच्चे से दिल से किसी काम को करते जाना। और इसे ब्रेक द आइस, ब्रेक माने तोड़ना, आइस माने बर्फ, बर्फ तोड़ना मतलब भाई बर्फ शांत है एकदम बिल्कुल, बर्फ को देख के बहुत अच्छा लगता है। केदारनाथ आप जाके देखो कितना सुंदर लगता है, जब स्नोफॉल होता है तो बहुत सुंदर होता है, यानी बर्फ को देखना बहुत शांति का फील होता है, एक आनंद सा होता है। और इसी को तोड़ दोगे यानी बर्फ की शांति को तोड़ देना मतलब मौन व्रत तोड़ना, यानी शांति को भंग करना। ब्रेक द आइस माने अरे कब तक चुप रहोगे, कुछ तो बोलो, कहते हैं ना लोग प्लीज स्पीक, ब्रेक द आइस, अपने मौन व्रत को तोड़ो, अपनी चुप्पी को तोड़ो, कुछ तो बोलो। और ये बोलो, आप बोलोगे नहीं तो फिर ये हमारा कंट्रीज जो है आपको पता ही है प्रजातंत्र है, आप अपनी बात को रखो। तो ब्रेक द आइस माने चुप्पी तोड़ना, मौन व्रत तोड़ना। बाय लीप्स एंड बाउंस, लीप माने उछलना, लीप मीन्स उछलना, नहीं पता है ओके, नहीं पता मैं बता रहा हूँ। हर 4 साल लीप ईयर आता है, जब फरवरी हमारी 28 की नहीं 29 की हो जाती है, यानी थोड़ी सी उछल जाती है, तो लीप माने उछलना, क्लियर हो रहा है। लीप ईयर होता है ना, लीप ईयर, तो लीप माने उछलना। और बाउंड माने बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी रोक टोक के, कोई बाउंडेशन नहीं है, उछलो जितना मर्जी है, यानी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। लिप्स एंड बाउंड माने बहुत तेजी से आगे बढ़ना, लीप एंड बाउंड समझ आ रही है, लीप माने उछलना, बाउंड माने बिना किसी रोक टोक के। ट्रिक समझ आ रही है ना, ये ट्रिक है, इसको याद करो, आप पकड़ो मेरी बात को, बार बार इस वीडियो को सुनोगे तुरंत याद हो जाएगा आपको। तो बाय लिप्स एंड बाउंड यानी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, बहुत तेजी से किसी कार्य को करना। याद रखें ब्रेड एंड बटर, भाई ब्रेड तो सबके यहाँ है, रोटी है, लेकिन बटर नहीं मिलती है, और रोटी ही नहीं चाहिए, ब्रेड ही नहीं चाहिए, बटर भी चाहिए, यानी जीविका, ब्रेड एंड बटर, बिना जीविका काम नहीं चलने वाला है, हर चीज़ चाहिए। और हर आदमी इसीलिए परेशान है, सबको ब्रेड एंड बटर की जरूरत है, सबको जीविका की जरूरत है। तो ब्रेड भी चाहिए, बटर भी चाहिए, मक्खन भी चाहिए, ब्रेड भी चाहिए, यानी हर चीज़ चाहिए जीवन को जीने के लिए। तो ब्रेड एंड बटर माने जीविका का, अर्निंग के लिए तो परेशान है लोग। और ये देखें अ गुड डील, गुड माने अच्छा, सबको पता है, डील माने समझौता, आजकल बहुत डीलर हैं, गली गली में डीलर, हर स्ट्रीट में जाओ तो एक डीलर मिलता है, तो डीलर बहुत हैं। तो गुड डील माने अच्छी, माने बड़ा सौदा, मतलब खरा सौदा। और गुड डील माने बड़ा सौदा, बड़ा हिस्सा जो होता है गुड डील बोलते हैं उसको, एक बड़ा सौदा। और गुड डील माने एक बड़ा सौदा, एक अच्छा सौदा। अफार कराई, फार माने दूर, कराई माने चिल्लाना, अफार कराई मतलब किसी चीज के लिए जो आपसे बहुत दूर हो, उस चीज को आप पा नहीं सकते, केवल चिल्लाते रहे जैसे कुछ करने वाले, उस चीज को पहुंचिए तब वो चीज मिलेगी, समझ ना। अ फार क्राई मतलब दूर से ही प्रयास करना, अरे दूर से प्रयास करना क्या है, जज करना तो पास आओ, अभी तो पढ़ा है ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बाहर बाहर क्या जज कर रहे हो, है ना। तो फार क्राई मतलब दूर से किसी चीज को जज करना, दूर से किसी चीज को जानना। तो फ्रेंड्स फिर से देखेंगे हम, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को उसके बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। आउट ऑफ वर्क, बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं है। थैंक गॉड्स फ्राइडे, ये वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जब कठिन परिश्रम करने के बाद लगे कि अब काम खत्म होने वाला, अब आराम मिलने वाला, छुट्टियां आने वाली, लेजर आने वाला है, तो बोला जाता है ओ थैंक्स गॉड इट्स फ्राइडे। ब्लाइंड डेट, जब दो अजनबी पहली बार किसी निश्चित डेट पे मिलते हों। डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, बहुत संवेदनशील व्यक्ति। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, जल्दीबाजी से काम बिगड़ जाता है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा के बात को कहना। बाय हुक या बाय क्रूक, किसी भी कीमत पे। बाय फिट्स एंड स्टार्स मतलब हर तरीके से, फिट्स एंड स्टार मतलब हर तरीके से। ब्रेक द आइस, चुप्पी को तोड़ना। बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ना। ब्रेड एंड बटर, जीविका। गुड डील माने अच्छा समझौता। और फार क्राई माने दूर से चिल्लाना, दूर से किसी चीज़ की जज करना। क्लियर फ्रेंड। तो अभी तो ये मैंने 30 लिखा आपके सामने, और आई होप कि आपको आज ही याद हो गया होगा। और अगर ऐसे कोई फ्रेजेस और इडियम्स आपको अभी तो सुबह चाहिए, आपको भी लग रहा है कोई कि बहुत टफ है सर, मुझे नहीं समझ आ रही है, प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए, पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एम क्लास।